बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और इसमें हम ये लॉन्ग टॉपिक है और ये दो तरह से पेपर में आता है, दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे दोनों पार्ट जो हैं वो इसी लेक्चर में कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने एक फोर्स का क्या करना है, स्प्लिट अप करना है, उसको तोड़ना है, उसको डिवाइड करना है। किस तरह से? उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक अगर हम फोर्स कंसीडर कर लें हमारे पास एक्स एक्सिस पे और दूसरी जो हम उसको कंसीडर कर लें वाई एक्सिस पे, तो वो हमारे पास दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पे। क्योंकि ये देखें इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक फोर्स हमने ले ली एक्स कंपोनेंट पे, ठीक है, इसको हमने एफ एक्स का नाम दे दिया, और दूसरी जो है वो हमने वाई उस पर ले ली है, एफ वाई इसको नाम दे दिया, ठीक है। और इन दोनों का हम बनाते हैं एंगल, तो वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए हम इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो इनको कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, इनको बाय हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड किया है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, इस तरह से फिर नेक्स्ट वेक्टर्स हैं हम वो भी इसी तरह से ऐड करेंगे। तो वेक्टर्स को जब भी हमने ड्रॉ करना है वो इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये से मैंने आपको बताया है कि स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। अगर हम एक फोर्स को डिवाइड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरह से हमने किया है, हमने डायग्राम बनाई है इसकी, तो इसमें हमारे पास बेसिकली आती हैं चार चीज़ें। एक हमारे पास है एफ एक्स एफ वाई, दोनों कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं यहाँ से। उसके बाद एक हमारे पास फोर्स है जो कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट है, ठीक है, और ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ फिर हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है। ये हमने चार चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें जो हैं वो इसके फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे, दो जो है वो सेकेंड में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंट्स बाय अ लाइन। हमने कंसीडर की हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, और जिसको हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि हमारे पास है ओ ए, ठीक है, अलोंग थीटा। अब एंगल जो बनेगा इसका वो क्या है, थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका हमने एक परपेंडिकुलर जो उसका वो है कंपोनेंट, उसको हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया है और दूसरे को एफ वाई पे। अब इसको हमने नाम दे दिया ओ का, और इस पॉइंट को नाम दे दिया है ए का, और दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया है बी का। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ओ ए। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल लिखें तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना ली इसकी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए इक्वल है एफ के, और ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओ ए की जगह पे हमने क्या कर दिया, एफ लिख दिया, ओ बी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, बी ए हमारे पास किसके इक्वल है, एफ वाई के। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद अब हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं होंगी आप ये टॉपिक नहीं कर सकेंगे। अब ये क्या हैं, तीन रेशियोज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा, जो कि फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीन रेशियोज़ आ गई। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम अगर आपकी मर्ज़ी है पहले कोस थीटा जो है वो लगा लें, या आपकी मर्ज़ी है पहले साइन थीटा लगा लें। तो अगर हम कोस थीटा लगाते हैं, कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। अब बेस हमारे पास किसके इक्वल है, ओ बी के, ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, ओ ए के। अब ओ बी हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के। अब कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम साइन थीटा जो है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी या बी ए,
ठीक है, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ओ ए के, ठीक है। अब ये हमारे पास बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के, और ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के। तो बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस तरह से हमने एफ एक्स भी निकाल लिया और एफ वाई भी निकाल लिया। यहाँ पे हमने दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास रह गई हैं दो चीज़ें, वो कौन सी हैं हमारे पास, एक हमारे पास है फोर्स और दूसरा हमारे पास क्या है, थीटा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सेकंड इसका पार्ट जो आ जाता है, इसका सब टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फोर्स को डिटरमाइन करना है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से। डायग्राम हमारे पास वही बनेगी, हम वैसे ही डायग्राम को बनाएंगे, जस्ट हमने क्या करना है, ए और बी की जगह पे हमने आर और पी का नाम दे दिया, बाकी सारी डायग्राम हमारे पास वैसे ही बनेगी, ठीक है। सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास ओ आर जो है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि इक्वल आ जाएगा ओ पी प्लस क्या आ जाएगा, पी आर। इसी तरह से ओ आर हमारे पास एफ के इक्वल है, ओ पी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, पी आर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ वाई के, ठीक है। तो उसके बाद अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम आपको आता होगा, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या क्या मीन है कि ओ आर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब ओ पी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड मतलब पी आर का स्क्वायर। अब ओ पी हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के, पी आर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ वाई के, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बन गया, एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो एफ का स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रह जाएगा। अब स्क्वायर रूट इसका हम कट नहीं करेंगे इसके स्क्वायर से, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पहले ऐड होंगी, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें रेशोज़ जो हैं वो अप्लाई करके हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रेशो है tan थीटा, जो कि हमारे पास अप्लाई नहीं की थी, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे थीटा निकालने के लिए। अब tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ वाई, और बेस हमारे पास क्या है, एफ एक्स। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा tan जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब कोई चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है, अगर हम उसकी इस फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाती है, ऊपर उसके -1 आ जाता है, ठीक है। तो tan इनवर्स इसको हम बोलेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, एफ वाई ओवर एफ एक्स। और इस तरह से ये हमारे पास इसकी जो फोर्थ वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई थीटा की। और इस तरह से हमने यहाँ पे एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, एफ वाई भी फाइंड आउट कर लिया, और एफ भी फाइंड आउट कर लिया मैग्नीट्यूड जो की थी, और हमने एफ थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आ जाते होते हैं पेपर में, दोनों में से कोई एक आ जाता होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, फिर आपने गौर से इसको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का फाइंड आउट करने का कह रहा है, या फिर वो आपको इसके फोर्स जो है वो फाइंड आउट करने का कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 4.4 टॉपिक है हमारा, टार्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स बोलते हैं। अब टॉर्क किसको कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, अब जैसे ये हमारे पास आपको डायग्राम इसमें नज़र आ रही है, एक डोर की डायग्राम बनी हुई है, इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं या फिर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। या अपने इस पॉइंट के, ये अपने जो फिक्स पॉइंट है इसका, इसके अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा, घूमेगा, और या फिर ओपन या फिर क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो अब ये डोर जो है वो किस तरह से ओपन या क्लोज होता है, ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से, ठीक है। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है, अगर हम देखें तो हर बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, ठीक है। हर कोई भी चीज़ ऐसी बनी हुई बड़ी सारी चीज़ बनी हुई नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, ठीक है। अब जो हर पार्टिकल का डिस्टेंस है, हर मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। यानी कि अगर हम एक चीज़ को मूव करवा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस जो है, उसके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है आपस में, वो चेंज नहीं होगा, ना ही उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है।
तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर है, आप उस चेयर को मूव करवा के दूसरे रूम में रख दें तो ना तो उसकी शेप चेंज होगी, ना उसका साइज़ चेंज होगा, और ना ही उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वो कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में हमारे पास डोर भी आ जाता है, चेयर है, टेबल है, डेस्क है, और आपकी डी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास किस में आ जाएंगी, रिजिड बॉडी में आ जाएंगी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी की यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एक तो ये वाली है, स्टार्ट वाली है, यहाँ तक आ जाएगी कि अ बॉडी इज कंपोज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distances between all pair of particles of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी का नाम देंगे। इन अदर वर्ड्स को आप कट कर देंगे। सेकंड डेफिनेशन ये है कि रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, यानी कि जब हम उसको फोर्स या फोर्सेज एक्ट करते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होगी। अब ये 2 डेफिनेशंस है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, जो आपको आसान लगे, आप वो कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें हमारे पास है कि ये से आप ये टैप देख रहे हैं, ठीक है, वाटर टैप है। अब ये इसका पॉइंट जो है फिक्स होता है और ये जो है वो फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करती है चीज़। इसी तरह से आप डोर नॉब देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ इसकी फिक्स होती है और इसको आप इस फिक्स चीज़ के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। सेम यही चीज़ डोर में है कि ये चीज़ फिक्स होती है, ठीक है, और बाकी जो चीज़ है या बाकी जो डोर है वो इसके अराउंड क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ये जो फिक्स चीज़ है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड रोटेशन होती है बॉडी की, ठीक है। जैसे आप अगर पेंसिल शार्पनर करते हैं तो उसमें भी हमारे पास वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। तो कंसीडर लाइन या कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी जो है एक लाइन के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। अब जिसके पार्टिकल्स हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट के, उस लाइन के अकॉर्डिंग। तो दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। फोर्सेज दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। टर्निंग पेंसिल इन अ sharpener, टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, टर्निंग डोर नॉब एंड सो ऑन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। अब ये सारी वो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो वाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज़ फिक्स नियर द आउटर एज ऑफ द डोर, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसका जो एक साइड है वो इस एज पे क्यों इसको फिक्स किया जाता है। तो वी कैन, इसलिए हम कहते हैं ये ताकि हम डोर को इजीली ओपन या फिर क्या कर सकें, क्लोज़ कर सकें, ठीक है। अगर हम इसको एक साइड से इसके आउटर एज को फिक्स नहीं करेंगे तो हम डोर को इजीली ओपन या क्लोज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास है वो पॉइंट, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस चीज़ में कितना टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्पैनर की, ठीक है। ये स्पैनर है हमारे पास, ये हमारे पास नट है, ठीक है। इसको हम टाइट या फिर क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स और एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। और उसके बाद जो इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट आर्म है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एल से, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स के बीच में, इन फोर्स के और इन एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि टॉर्क जो है, या अगर मूवमेंट आर्म कम या ज़्यादा होगा तो इसमें हमारे पास टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या फिर कम प्रोड्यूस होगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर मूवमेंट आर्म कम होगा तो वहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है वो कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो मूवमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा है तो टॉर्क भी क्या है, ज़्यादा। मूवमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट आर्म और टॉर्क दोनों का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है।
तो इसके बाद ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताई हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स की, कि द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ऐसी लाइन जिसके अलोंग हम क्या करते हैं, फोर्स एक्स करते हैं, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे उन्होंने वो इसके डायग्राम को आसान करके ज़रा बनाया हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का नाम देंगे। उसके बाद मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं मूवमेंट आर्म का, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन, अब ये दो डेफिनेशन यहाँ से हो गई, और उसके बाद फिर हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब टॉर्क के दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास है फोर्स और दूसरा हमारे पास है मूवमेंट आर्म। अब अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास टॉर्क जो है उसके दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। एक हमारे पास क्या है, फोर्स है, और दूसरी हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है। टॉर्क का दोनों के साथ ही कौन सा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मूवमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर ग्रेटर फोर्स ग्रेटर होगी तो टॉर्क भी ग्रेटर होगा, इस तरह से अगर मूवमेंट आर्म ग्रेटर होगा तो टॉर्क भी ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये एमसीक्यूज भी आता है कि टॉर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर हम टॉर्क की यूनिट देखते हैं तो एफ की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और एल की यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो इस तरह से टॉर्क की यूनिट क्या बन जाते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो कि कंप्लीट हो गई। इससे पहले जो है वो हमने इसके एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें हमने नहीं देखी पहले, तो वो मैं आपको बता दूं इसकी एग्जांपल्स का। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे 4.2 है, जो कि अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रोड। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स गिवन है 200 न्यूटन, एंगल गिवन है 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। अब हमने दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो आपको पता है दोनों के फॉर्मूलाज क्या हैं क्योंकि हमने इसी लेक्चर में फाइंड आउट किए हैं। तो एफ एक्स हमारे पास होता है एफ कोस थीटा के, और एफ वाई हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इस तरह से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी जो 4.3 है वो टॉर्क से रिलेटेड एग्जाम्पल है, वो भी आप लोगों ने करनी है, वो आप लोग खुद करेंगे उसको। ठीक है, वो बहुत आसान सी है इसलिए ईजिली हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।